जी जी सर। ठीक है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट मैं इसको इसलिए कहूँगा कि ये हमारे मार्केट का लास्ट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड ओलिगोपोली। ठीक है। हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ लिया है, हमने मोनोपोली को पढ़ लिया है, हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ लिया है। ठीक है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो ओलिगोपोली है। अगर हम थोड़ा सा इसको एक रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज ओलिगोपोली, तो बिफोर गोइंग टू द इन डेप्थ चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन इन द परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा कि हमारे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें कहा था देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है। एज कम्पेयर टू मोनोपोली में हमने कहा था देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स बस सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। ठीक है। तीनों जगह हमारे पास इस तरह की थी। फिर हमने कहा था परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली होमोजेनियस गुड। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है तो हमें पता ही नहीं है कि गुड कितने टाइप्स के हैं। एज जब ओलिगोपोली की बात की थी तो ओलिगोपोली के अंदर भी होमोजेनियस गुड होता है। ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमारे पास क्या है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमारे पास डिफरेंशिएटेड गुड है, यानी कि हेट्रोजीनियस गुड है उसका हमारे पास। ठीक है। फिर हमने बात की कि एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर बैरियर होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोनोपोली के अंदर वो सॉरी फ्री टू परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्री टू एंटर होता है। ठीक है। मोनोपोली के अंदर बैरियर होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर बैरियर लगा रहे होते हैं वो लोग। तो हमने ये चीजें देखी कि ये जो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, प्लस फिर हमने कहा था परफेक्ट कंपटीशन वाहिद होता है जो प्राइस टेकर होता है, बाकी जितने होते हैं वो प्राइस सेटर्स होते हैं। यानी कि मोनोपोली प्राइस सेटर, मोनोपोलिस्टिक प्राइस सेटर। वो प्राइस टेक नहीं करते मार्केट से, बल्कि वो मार्केट को प्राइस जो है वो बताते हैं कि हम इस प्राइस पे करें। लेकिन जब हम ओलिगोपोली की तरफ जाते हैं, ठीक है, आज हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जाएं। अब जब हम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जाते हैं, जब हम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर देखो बेसिकली ये हमारे पास बहुत सिंपल सा एक मॉडल है कि व्हाट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक मार्केट वेयर फ्यू फ्यू सेलर्स एंड द लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, यानी कि यहाँ पे सेलर्स जो हो जाएंगे वो फ्यू हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि आज हमारा एक टास्क ये भी होगा, ठीक है, कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी जो कंपनी है या कौन सा जो सेक्टर है, ठीक है, वो ओलिगोपोली बिहेवियर में चल रहा है, कौन सा परफेक्ट कंपटीशन में, कौन सा मोनोपोली के अंदर। ठीक है। क्योंकि असल में जो कंफ्यूजन होती है वो यही है कि बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड दी ओलिगोपोली, क्या वाकई ये गुड डिफरेंशिएटेड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो जब हम ओलिगोपोली की बात करते हैं तो ओलिगोपोली इज अ बिहेवियर इन विच, यहाँ पे क्या है कि जो फ्यू फर्म्स हैं जो आपस में compete करती हैं और वो उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। फर्म जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि उनके बिहेवियर को चेक कर रही होती है कि वो बिहेव किस तरह कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यू फर्म में एक बड़ी फर्म हो, बाकी छोटी फर्म्स हो, यानी कि वन लार्ज डोमिनेंट बड़ी बिग फर्म मीन के वन डोमिनेंट फर्म हो, और दो जो है उनके जो है स्मॉलर फर्म्स हो जो उनको फॉलो करती हो। या हो सकता है कुछ ऐसी फर्म हो जो कि जिन्होंने आपस में कॉपरेशन की हुई हो, कॉपरेट करते हो कि तुम इस दफा अर्न कर लो, अगली दफा मार्केट शेयर मैं अर्न कर लूंगी। ठीक है। तो ओलिगोपोली इज बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पे हर तरीके की चीजें अलाउ होती हैं। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यानी कि ये एक फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं इंटरडिपेंडेंस, यानी कि वो फर्म ए फर्म बी के एक्शन क्या वेट कर रही होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। ठीक है। वो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इनकी कोशिश क्या है कि यहाँ पे लिटिल बिट कंपटीशन नजर आता है आपको, लिटिल बिट बहुत बहुत मामूली सा कंपटीशन यहाँ पे नजर आएगा। मतलब यहाँ पे नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर फर्म इस तरह कर रही है तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। लेकिन
आगे जाके वो कंपटीशन जो है वो कॉपरेशन के अंदर जो है ना, यानी कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है। वो कहता है कि क्यों हम मार्केट में, क्यों हम जो है यहाँ पे ज्यादा, हम क्यों यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो हम क्यों यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करें, विच इज कॉल्ड कार्टेल। जब कार्टेल क्या है, कार्टेल इज एन इलीगल ग्रुप, ठीक है, मतलब कार्टेल इलीगल ग्रुप है, लेकिन समहाउ कुछ कार्टेल ऐसे हैं हमारे पास जो कि लीगल हैं। फॉर एग्जांपल ओपेक। व्हाट इज ओपेक? ओपेक जो है वो बेसिकली क्या है? ओपेक हमारे पास है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक क्या कर रहा है हमारे पास? ओपेक बेसिकली हमें क्या कर रहा है? ओपेक बेसिकली हमें ये, जितना भी आपने देखा होगा कि उसने क्या किया हुआ है कि अभी प्राइस बिल्कुल डाउन हो गई थी, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो सप्लाई डिमांड के मॉडल से क्या हो गया, प्राइस डाउन हो गई। ओपेक ने क्या कहा, आपस में compete किया, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने कहा क्यों ना हम अपने आउटपुट को डिक्रीज कर दें। तो आजकल वो क्या कर रहे हैं, अपने आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई को शॉर्ट कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा है, हर जगह से डिमांड आती शुरू हो रही है, सप्लाई कम होगी, प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस जो है अचानक से ऊपर जानी शुरू होगी। ठीक है, तो ओपेक जो है, वैसे तो कार्टेल जो है ना इलीगल होता है, ठीक है, लेकिन ओपेक जो है वो एक लीगल कार्टेल है, क्योंकि उसको एक फॉर्मेशन है, अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो इकोनॉमी है वो, जो ग्लोबलाइजेशन जिसे आप कहते हो, कि वहां पे मार्केट है, ऑयल मार्केट, वो ठप हो जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कितनी प्रोड्यूस करें। लेकिन जब आप विद इन द कंट्री बात करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था कि टोयोटा मोटर्स एंड दी सुजुकी मोटर्स, इन दोनों ने आपस में कार्टेल्स फॉर्म किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हम इन कार्टेल को ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने परमिशन दी कि न्यू एंट्रेंस जो है मार्केट में एंटर हो जाए, और वो यहाँ पे आके क्वांटिटी जो है, कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट को प्रोड्यूस करे। इट मींस के सर। जो हमारे पास, एक मिनट बन्नान, जो हमारे पास ओके इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वहां पे क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है ये कौन सी कंट्री कितना करेगा, तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, लेकिन डोमेस्टिकली कार्टेल इज एन इलीगल। कार्टेल क्या होता है आपके पास? इलीगल है। जी बताइए, जी मन्नान बोलिए, चले गए शायद। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे जो कार्टेल है, ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स ऐसा भी होता है, ठीक है, कि इन इन बिफोर 2006 में क्या हुआ था बेसिकली, 2006 के अंदर हमारे पास जो WTO एग्रीमेंट जो है, वैसे तो हमने साइन बहुत पहले कर लिया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड आया था, यानी कि आपस में उन्होंने क्या कहा था कि पूरी दुनिया आपस में compete करेगी। कोई फर्म किसी यानी कि यहाँ पे होता यह था कि हर फर्म का, यानी कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मास्टर था, वो इसलिए था कि पाकिस्तान का कोटा था, पाकिस्तान का वर्ल्ड का कोटा जो है ना 5% 10% था। वर्ल्ड एक्सपोर्ट का जो कोटा था पाकिस्तान का 5 to 10% हर साल सेट होता था, कभी 7%, कभी 8%। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो 7% ऑफ दी जो एक्सपोर्ट है वो भी नहीं कर पाता था। वो ओनली 3% 4% जो है ना मार्केट में देता था, बाकी वो फॉलो थ्रू करवा देता था, वो किसी और को सोल्ड आउट कर देता था, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसको सोल्ड आउट कर सके। ठीक है, तो पहले कोटा वाइज चलता था, हर कंट्री का कोटा था। अब क्या हो गया, वो कोटा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब क्या कहते हैं, अब वो ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि आपस में compete करो, जिसकी प्राइस कम होगी, ठीक है, जिसकी प्राइस कम होगी, जिस जो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, उसको हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या होती जा रही है, ये खत्म होती जा रही है। ठीक है, अब सर, फॉर मुझे एग्जाम्पल, पूछना था, मैं पूछूं? जी पूछें। जी, आपने कहा कि दो जो फर्म्स हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनका कार्टेल के बारे में आया था, लाइक, तो जी गवर्नमेंट को उनका कार्टेल ब्रेक कर, तो जी, लाइक गवर्नमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो उसने ब्रेक करना है उसका देखो कार्टेल? गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता,
गवर्नमेंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो कार्टेल फॉर्म हुआ हुआ था कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया हुआ था। गवर्नमेंट उनको मुसलसल जी कह रही थी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हम इंपोर्ट पे पाबंदी लगा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उस पे जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो परचेज कर रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट को फायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आपने जिस तरह इन द अर्ली सेशन में जो आपने एक इकोनॉमिक साइकिल देखा था, आपने लाइफ साइकिल इकोनॉमिक देखा था, ठीक है, जिसमें देखा था कि जी जितनी ज्यादा आप इनकम अर्न करोगे, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, पैसा इकोनॉमी के अंदर उतना ज्यादा रोल हो जाएगा, ठीक है। यस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपके पास आप क्वांटिटी तो बाहर से मंगवा रहे थे लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या था कि डिमांड आपके पास नहीं आ रही थी, सप्लाई ज्यादा हो रही थी। क्लियर? तो गवर्नमेंट को सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि आपके अंदर यहाँ पे ये फिजिबिलिटी है कि आप नई फर्म मंगवा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करती है तो उससे वो कहती है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे अर्न करने का, ठीक है। तो होता ये है कि हम उसको श्योरिटी देते हैं। लाइक हमने जब वारिद को और टेलीनॉर को हमने इनवाइट किया, ठीक है, तो हमने उनसे कमिटमेंट की थी विद इन 5 years और विद इन 10 years हम किसी दूसरी फर्म को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें कार्टेल, हमें जो है वो जो हमारा मोबिलिंक है उसको, उसका बेसिकली जो मोनोपोली स्टेटस की तरफ जा रहा था, ठीक है, उसको ब्रेक करना था, जिसकी वजह से दो फर्म्स को एंटर किया। फिर अचानक से जोंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो दोनों फर्म्स ने आपको एजिटेशन किया कि आपने तो हमसे कमिटमेंट किया था कि ये दो फर्म्स आप लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हमने तो लाइसेंस इशू नहीं किया, ये तो बेसिकली रिप्लेस किए, इस फर्म ने, जोंग रिप्लेस किया था इंस्टाफोन को, ठीक है, जोंग ने रिप्लेस किया था पार्क टेलो इंस्टाफोन जो बन गया था, उसको रिप्लेस करके आई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट बेसिकली ये काम कर रही होती है, सारे काम ये कर रही होती है कि किस तरीके से वो अपनी जो फेजिबिलिटी है वो बढ़ा सके। क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक यस है, सर क्योंकि जिस तरह हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी मोनोपोलिस्टिक के अंदर, एचएचआई के अंदर, एचएचआई क्या था, हर्फनडाइल हिर्शमैन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमने रेंज वहां पे पढ़ी थी कि 1800 से 1800 तक होगा तो क्या होगा, लेस कंपटीशन होगा, ठीक है। इससे ऊपर जितना जाते जाओगे कंपटीशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन लो होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एच एच आई 1800 से इंक्रीज करता जा रहा है, अगर एच एच आई 1800 से एक्सीड करता जा रहा है, तो वो क्या है कि वो ओलिगोपोली की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। वो ट्रेवल किसकी तरफ कर रही है, वो ओलिगोपोली की तरफ कर रही है। और अगर एच एच आई 1800 तक है तो वो क्या है कि लेस कंपटीशन है, ये मोनोपोलिस्टिक की तरफ वो बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि हमारे पास जो टॉपिक है विच इज कॉल्ड टू ट्रेडिशनल ओलिगोपोली मॉडल। अब आपने, हम इसको यूजुअली क्या करते हैं, जो फर्स्ट मॉडल है विच इज कॉल्ड किंग डिमांड कर्व, हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कहते हैं किंग डिमांड कर्व। किंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हुआ या मोड़ा हुआ, ठीक है। अब जो किंग डिमांड कर्व है वो समझाता क्या है, वो आपको देखो, पहले तो देख लो किंग डिमांड कर्व होता कैसे, दिस कॉल्ड किंग डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व यूजुअली हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक सर्टेन टाइम तक आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड, जो ब्लू लाइन है, इट शोज द किंग डिमांड कर्व। अब किंग डिमांड कर्व देखो बनता किस तरह है, किंग डिमांड कर्व बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है कि हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ओलिगोपोली मॉडल के अंदर कर रहे हैं, तो ओलिगोपोली का जब भी जहन में आता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फर्म एक दूसरे को देख के, एक फर्म दूसरे फर्म के बिहेवियर को देख के डिसीजन करती है, ठीक है। अब फर्म का बिहेवियर क्या है, फर्म का बिहेवियर होता है आइदर क्वांटिटी और प्राइस,
फिर हमने कहा जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी तो बहुत सिंपल है। फर्म क्वांटिटी कब बढ़ाएगी? फर्म क्वांटिटी जब इंक्रीज करेगी, जब वो अपनी प्राइस को डिक्रीज करेगी। यानी कि फर्म का हम लोग जब बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो क्या हो रही है, फर्म जब बिहेवियर की बात कर रही होती है तो किसकी बात कर रही है? फर्म बिहेवियर की अगर बात कर रही है तो डेफिनेटली बात है वो प्राइस की बात कर रही है। फर्म अगर बिहेवियर की बात करती है तो वो प्राइस की बात करती है कि अगर एक फर्म अपनी प्राइस को रिड्यूस करेगी तो दूसरी फर्म जो है उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या वो भी अपनी प्राइस को डिक्रीज करेगी या नहीं करेगी। अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करेगी तो बी फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये नेचर है। लेकिन अगर आप ये देखो देखो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि फ्यू फर्म्स है। यहाँ पे कोशिश क्या है कि एक फर्म दूसरी फर्म, फॉर एग्जांपल 3-4 फर्म है, ए बी सी डी फर्म है। ठीक है, चारों फर्म का जो मार्केट शेयर है हमने कहा इक्वल है 25%। सारे जो उनका साइज था वो इक्वल था ऑन एवरेज 25% है। यानी कि एक का 23 है, एक का 27 है, एक का 24 है, एक का 26 है। ठीक है, 100% मार्केट शेयर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्म ए जिसका मार्केट शेयर 27% है, ठीक है, वो अपनी प्राइजेस को इंक्रीज करती है। क्या दूसरी जो फर्म है यानी कि फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, ये अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि जब जब बात हो रही होती है मार्केट शेयर की, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट शेयर होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट। जब वो देखते हैं कि फर्म ए ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन है, तो क्या होती है कि जो फॉलोअर्स फर्म है यानी कि जो दूसरी फर्म्स हैं, फॉलोअर्स फर्म इसलिए कहते हैं कि वो वेट कर रही हैं ए फर्म के डिसीजन का। ए फर्म ने डिसाइड कर किया है कि मार्केट जो उसकी प्राइजेस हैं उसने इंक्रीज किया है, 27% उसका शेयर था। ठीक है, तो दूसरी फर्म थी फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, वो बेसिकली जब प्राइस इंक्रीज करती हैं तो वो अपनी फर्म, अपना जो बिहेवियर होता है वो क्या कहते हैं कि अगर हम भी प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो बड़ी फर्म को ही फायदा होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 27% मार्केट शेयर है। तो वो क्या करती हैं, वो तीनों इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट नहीं करती, वो तीनों इंडिपेंडेंटली वो क्या करती हैं, वो फॉलोअर्स नहीं बनती उस बड़ी फर्म का। क्लियर? क्या है कि किंग डिमांड कर्व कब आता है? किंग डिमांड कर्व कब आता है कि जब ओलिगोपोली मॉडल के अंदर कोई फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है तो वो फर्म जो है प्राइस, वो उसके फॉलोअर्स बनते हुए प्राइस को इंक्रीज नहीं करती। लेकिन अगर कोई फर्म प्राइस को डिक्रीज कर देती है तो वो दूसरी जितनी भी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंपटीटर्स बनते हुए प्राइस को डिक्रीज कर देती हैं। ये समझ में आया? किंग डिमांड समझ में आया क्या होता है? यस। जी मुस्तफा, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास ये डिमांड कर्व है। ठीक है, अब हमने कहा ये हमारे डिमांड कर्व है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये उसकी प्राइस है। फॉर एग्जांपल डिमांड की कंडीशन, अगर फॉर एग्जांपल फर्म इन प्राइस इंक्रीज करती है, अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करती है, एक फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? ठीक है, उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि ये जो कंज्यूमर है कहाँ चले जाएंगे, ये कंज्यूमर दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे। क्लियर? क्लियर है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही कंडीशन हम रिवर्स ऑर्डर में करते हैं कि फर्म ए प्राइस को डिक्रीज करती है और इन्होंने प्राइस कांस्टेंट रखी हुई है, तो इनके कस्टमर सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि जब फर्म फर्म ए प्राइस को लोअर करती है तो कंपटीटर भी उसको फॉलो करते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास किंग डिमांड कर्व जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। क्लियर? उसकी वजह से आपके पास क्या हो रही होती है, उसकी वजह से आपके पास किंग डिमांड कर्व की फॉर्मेशन होती है। ये हमने कहा जो हमारा किंग डिमांड कर्व है उसकी हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि
जो किंग डिमांड कर्व है, ठीक है, अब यहां पे हम नेचर इसकी देखते हैं कि यहां पे दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहां पे एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, ठीक है, दो दो बेसिकली इसके स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या है, यहां से पहली स्टेटमेंट चल रही है, यानी कि ये ए फर्म है, एक ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट क्या कहती है, ईच फर्म बिलीव दैट इफ इट इंक्रीज इट्स प्राइस इस कॉम्पिटिटर विल नॉट फॉलो, ठीक है। इट मींस कि क्या हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इट्स लुक लाइक ये इलास्टिक की तरफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है, और ये क्या हमारे पास है, ये हमें बताता है ये इन इलास्टिक है। ये जो बता रहा है नेचर क्या बता रहा है, इसकी इन इलास्टिक है कि जैसे ही प्राइस को आप लोअर करोगे, ठीक है, तो वो बाकी भी लोअर करेंगे। यानी कि एक नेचर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि एक नेचर हमारे पास इलास्टिक नेचर है और दूसरी नेचर हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक नेचर है, ठीक है। ये लिखा हुआ, हमने कहा अबव द डिमांड इज इलास्टिक नेचर बिकॉज ऑल फर्म रिमेन अनचेंज। क्लियर, उसने कहा है कि जहां पे प्राइस अनचेंज होती है वो कौन सी नेचर है, वो नेचर बेसिकली हमारे पास है इलास्टिक। और जहां पे इनइलास्टिक नेचर है वहां पे क्या कर रही है कि फर्म बेसिकली क्या कर रही है, फर्म जितनी भी फर्म्स हैं वो फॉलोअर्स फर्म बनते हुए उनको चेंज कर लेते हैं। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि किंग डिमांड कर्व जो है, अच्छा किंग डिमांड कर्व के अलावा यहां पे ये चीज देखिए कि किंग डिमांड कर्व के अलावा हमारे पास एक और, अभी हम ये देखते हैं किंग डिमांड कर्व बनता, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये जो ऑरेंज लाइन या ब्राउन लाइन आपको नजर आ रही है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये क्या है, ये ब्रेकर, ये मार्जिनल रेवेन्यू डिसकंटिन्यूअस है। ओलिगोपोली मॉडल के अंदर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये नजर आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज ऑफ द किंग डिमांड कर्व। ये किंग डिमांड कर्व की वजह से इसकी जो नेचर है ये डिसकंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास किंग डिमांड कर्व, ये हमारे पास किंग डिमांड कर्व बन गया, ठीक है। ये हमारे पास किंग डिमांड कर्व जो है हमने ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से जो हमारे पास यहाँ पे इसकी कहते हैं ये इसकी क्वांटिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये किंग डिमांड कर्व जो है हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एक हमने कहा कि एक फर्म ऐसी है, दो तरह के हमने नेचर बताए, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया कि वहां पे जो बिहेवियर है वो दो तरीके से, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक हमने कहा कि इनइलास्टिक है और दूसरा हमने कहा कि इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये हमारे पास हो गया एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सर आप स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं? नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, स्टक हो गई स्क्रीन।
यस सर, नहीं आ रहा। सर नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन स्टक हुई है। जी अपने टू वाली जो पोली मॉडल का स्लाइड खोली हुई है ना, वही खोली हुई है बस। अब आइए। हाँ अब आ रहा ये आ है जी, गया। अब आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कहा कि मैंने किंग डिमांड कर्व को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, किंग डिमांड कर्व को ड्रॉ कर किस तरह है कि ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है और ये लाइन बिलो कर रही है। ठीक है, जो बिलो नीचे बॉटम में जा रही है ये मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हमने कहा दूसरा हमारे पास है, ये उसका एवरेज रेवेन्यू, ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? यानी कि आप देखो कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये दो तरीके से डिमांड कर्व हमारे पास है, एक एवरेज रेवेन्यू यानी कि डिमांड कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू। अब ये जो रेड से ड्रॉ हुआ है ये इलास्टिक है, इलास्टिक है सर ये? रेड वाला, हाँ, रेड रेड वाला इलास्टिक रेड वाला इलास्टिक इलास्टिक है। इलास्टिक है सर। इन रेड इलास्टिक है। रेड वाला इन इलास्टिक है, स्टीपर कर्व है, डिमांड कर्व। अभी ये पता चल जाएगा तुम लोगों को जुमरात को। ठीक है, और ब्लू वन इज कॉल्ड, ब्लू इन इलास्टिक। red one is steeper curve, so we can call it inelastic, and blue one is called inelastic. Oh sorry, blue one is called elastic, it means इलास्टिक luxury. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल Yes. हमने कहा कि फॉर्म बेसिकली क्या है कि ये इसका किंग डिमांड कर्व है, ये उसकी क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, फॉर्म बेसिकली क्या कर रही है, हमने कहा कि ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, सॉरी, ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये फॉर्म इसका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हमने कहा इलास्टिक है, ये हमने कहा इनइलास्टिक मार्जिनल रेवेन्यू है। सबसे पहले हमने कहा कि हम जो है हम ये बात करते हैं कि इलास्टिक की बात करते हैं। इलास्टिक क्या है, इलास्टिक की हमने नेचर पढ़ी थी। इलास्टिक क्या थी, इलास्टिक की नेचर क्या थी, इलास्टिक की नेचर क्या थी, इलास्टिक की नेचर क्या है कि फर्म प्राइस चेंज नहीं करता। ठीक है, हम वापस जाते हैं, हमने कहा इलास्टिक ये रहा, इलास्टिक ये रहा, तो हमने कहा कि ये उसकी क्वांटिटी है। इट मींस कि इससे पहले वाली जो चीजें भी होंगी वो हमारे किसी काम के नहीं है। क्लियर? ये हमने कहा इनइलास्टिक है, हमने कहा इससे पहले वाली जो चीजें भी होंगी वो हमारे किसी काम के नहीं। किंग डिमांड कर्व ड्रॉ हो गया आपके पास, ये आपके पास ड्रॉ डिमांड कर्व ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा, ठीक है, हमने कहा ये उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया कि ये उसकी हमारे पास क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी से पहले जो चीजें हैं हमारे पास, क्लियर? ये किंग डिमांड Yes. कब ड्रॉ हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ हो गया। हमने कहा इस क्वांटिटी से पहले जो चीजें हैं हमारे पास वो क्या है, इस क्वांटिटी से पहले जो चीजें थी हमारे पास वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मार्जिनल रेवेन्यू भी ड्रॉ हो गया और किंग डिमांड कर्व भी ड्रॉ हो गया। क्लियर? Okay. क्लियर है? ठीक है, Yes sir. अब ये देखो कि ये आपके पास, ये देखो ये ड्रॉ हो गया आपके पास, ये आपके पास किंग डिमांड कर्व भी आ गया है। ठीक है, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू भी ड्रॉ हो गया। क्लियर? ठीक है, हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि जहां इस पॉइंट को हमने क्यों कहा कि ये क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि जहां से भी आप गुजारोगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, चाहे इंक्रीज आप कर दोगे, क्वांटिटी आपके पास ये सेम ही रहेगी। क्लियर? क्वांटिटी आपके पास ये सेम ही रहेगी यहाँ पे। क्लियर? अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि अब हमारे पास आ रही है बात कि
जो किंग डिमांड कर्व है उसमें जो फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्म जो है प्राइस के अंदर चेंजिंग नहीं करती, जबकि जब प्राइस डिक्रीज कर रही होती है तो फर्म वहां पे चेंजिंग कर लेती है। और एमआर जो है उसका डिसकंटिन्यूटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। ना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ अ किंग कर्व, ठीक है, कि आपके पास किंग कर्व होता किस तरीके से है, ठीक है। ना ही आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस तरह ड्रॉ हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बस ये ख्याल कीजिएगा कि किस तरह डिसकंटिन्यूटी बनी है उसकी, ठीक है, उसकी डिसकंटिन्यूटी किस तरह है, मार्जिनल रेवेन्यू डिसकंटिन्यू होती है और डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा। अब हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, आउटपुट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे होती है, वेयर एम आर, आउटपुट की डिटर्मिनेशन कहाँ पे होती है, वेयर एम आर इंटरएक्ट और एम आर जहाँ पे इक्वल हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो हमारे पास हम कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारे पास यहाँ से कंटिन्यूशन में है। क्लियर? हमने कहा ये हमारी एम आर हो गया, ये डिमांड कर्व को टच किया, ये प्राइस आ गई। क्लियर? ये डिमांड कर्व को टच किया और ये प्राइस आ गई। फॉर एग्जांपल अब वो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है अगर फर्म की मार्जिनल, अब देखो ये हमारा किंग डिमांड कर्व बन गया। वो ये कहता है कि फर्म की, उस फर्म की, एक फर्म है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आउटपुट वो कितना रखेगा, आउटपुट इतना ही रखा। प्राइस कितनी रखेगा, प्राइस उतनी ही रखेगा, प्राइस को चेंज नहीं करेगा। जबकि देखा जाए एज कंपेयर टू MC नॉट MC1, MC1 की उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपनी, वो मजबूरन उसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो चेंज करेगा, प्राइस को इंक्रीज करेगा, तो वो अपना मार्केट शेयर जो है वो क्या कर लेगा, मार्केट शेयर अपना डिक्रीज कर लेगा। मार्केट शेयर किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो रेस्ट ऑफ द फर्म है उस मार्केट के अंदर जो काम कर रही है, रेस्ट ऑफ द फर्म के अंदर वो जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि द बिलीव दैट जनरेट द किंग डिमांड कर्व नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड वन कैन फिगर आउट दिस फैक्ट, ठीक है। इफ मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज इनफ, फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा तो फर्म बेसिकली क्या करेगी, फर्म जो है वो, फर्म क्या काम कर रही होगी, फर्म कोशिश करेगी कि प्राइस को उस लेवल के ऊपर लेकर आए। अगर वो नहीं लेकर आ रही होती, मार्जिनल कॉस्ट को ज्यादा ही अबव द डिमांड कर्व अगर चला जाता है, तो फर्म फिर उस मार्केट से उसको मजबूरन उस जगह से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगी, लॉस की तरफ जा रही होगी, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास जो टू ट्रेडिशनल ओलिगोपोली मॉडल था उसके अंदर हमने नंबर 1 मॉडल जो हमने देखा था वो हमने देखा है किंग डिमांड कर्व मॉडल हमने देखा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे किंग डिमांड कर्व मॉडल को देखा है कि हाउ टू ड्रॉ किंग डिमांड कर्व एंड हाउ टू ड्रॉ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द